बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में किस्त नंबर 297 में आपको खुशामदीद करते हैं और इसमें आप बयान कर रहे हैं हिशाम बिन अब्दुर्रहमान को। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अमीर अब्दुर्रहमान बिन मुआविया अल मारूफ अब्दुर्रहमान अल दखाल अगरचे अपने आप को अमीर ही कहलाता रहा, लेकिन हकीकत यह है कि अंदलस का पहला खलीफा था। मानवी तौर पर इसके अंदर वो तमाम सिफात और शरात मौजूद थी जो एक खलीफा की ज़ात में होनी चाहिए। इनकी औलाद में अब्दुर्रहमान सालिस ने खलीफा का लक़ब इख्तियार किया था, मगर हमको चाहिए कि हम अब शाम और इसके जानशीनों को सुल्तान या खलीफा के लक़ब से याद करें। सुल्तान हिशाम बिन अब्दुर्रहमान अपने बाप के अंदलस में दाखिल होने के बाद सन 139 हिजरी में शवाल के महीने में पैदा हुए थे। हिशाम की माँ हलल नामी उम्मे वल्द को अंदलस के साबिक अमीर यूसुफ फहरी ने आरजी सुलह के वक्त अमीर अब्दुर्रहमान की खिदमत में हदियातन पेश किया था। अब्दुर्रहमान इसको आज़ाद करके नकाह किया था और इससे बहुत ही मोहब्बत रखता था। 32 या 33 साल की उम्र में अपने बाप की वसीयत के मुताबिक 172 हिजरी में तख्त नशीन हुआ। जिस वक्त अब्दुर्रहमान बिन मुआविया का इंतकाल हुआ तो हिशाम शहर मरीदा में बतौर गवर्नर मौजूद था। वहीं अपने बाप की वफात का हाल सुनकर तख्त नशीन हुआ और आमतौर पर मुल्क अंदलस में इसका नाम का खुतबा पढ़ा गया। खुतबा में इसका भाई अब्दुल्ला मौजूद था। इसने बाप के बाद महल सराय अशाही और दारुल सुल्तानत कुर्तबा पर शाम के खिलाफ कब्जा कर लिया। इधर सूबा तिला का गवर्नर इसका भाई सलमान था। शाम मरीदा से कुर्तबा की जानब मतवज्जो हुआ और मामूली सी मुकाबले के बाद अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके कुर्तबा पर काबिज हुआ और दोबारा रस्म तख्त नशीनी अदा हुई। इस मौका पर इसने अपने भाई की खिताब माफ करके इसको अपने मशीरों और वजीरों में शामिल कर लिया था और इसके बड़ी जागीर मुकर्रर कर दी थी। मुल्क अंदलस में अगरचे मतजाद और नासिर के लोग आबाद थे और इस मौका पर के अमीर अब्दुर्रहमान फौत हो गया था, मुल्क के अंदर बगावतें पैदा हो सकती थी। मगर अमीर अब्दुर्रहमान ने अपनी जिंदगी में सरकशों को इस तरह जेर कर दिया था कि वो अब इस काबिल ही ना रहे थे कि सर उठाए, मगर बजाय इन गैर काफ बागियों के खुद हिशाम के भाइयों ने इल्म बगावत बुलंद करके सुल्तान हिशाम के अनवान सुल्तनत ही में मुश्किलात पैदा कर दी थी। और बहुत जल्द लोगों को मालूम हो गया कि अमीर अब्दुर्रहमान ने अपने वली अहद के इंतखाब में मतलब गलती नहीं की थी। सलमान ने जो ततिलिया का गवर्नर था बगावत और अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। इधर अब्दुल्ला कुर्तबा से भागकर अपने भाई सलमान के पास पहुंच गया। सुल्तान हिशाम ने दोनों भाइयों की सरकशी का हाल सुनकर दरगुजर से काम लिया और समझा कि चंद रोज के बाद ये खुद ही रास्त पर आ जाएंगे। तातिलिया में सलमान का वजीर गालिब शकफी था जो अमीर अब्दुर्रहमान का वफादार सरदार था। इसने इन दोनों भाइयों को समझाया और बगावत से बाज रखना चाहा। सलमान और अब्दुल्ला ने गालिब शकफी को ओहदा वजारत से मजूर करके कैद कर लिया था। गालिब शकफी के कैद होने की खबर सुनकर हिशाम ने कुर्तबा से एक खत लिखा था कि ऐसे कदीमी वफादार और नमक हलाल शख्स कैद करना मुनासिब ना था। सलमान और अब्दुल्ला ने इस सवीर के सामने गालिब शकफी को कैद खाने से बुलवा कर कत्ल कर दिया और कहा कि जाओ, इस खत का यही जवाब है। सुल्तान हिशाम इस जवाब को सुनकर कुतबा से 20,000 फौज लेकर ततिलिया की जानब रवाना हो गया। इधर सलमान और अब्दुल्ला दोनों एक जबरदस्त फौज लेकर ततिलिया से कुतबा की जानब रवाना हुए। तिला से थोड़े फासले पर दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। सलमान और अब्दुल्ला शिकस्त खाकर तिला वापस होकर किला बंद हो बैठे। किला तातिला अपनी मजबूती के मशहूर था। इसका फतह करना कोई आसान काम न था। हिशाम ने तला के मुआसरा कर लिया। सलमान ने अपने बेटे और अब्दुल्ला दोनों को तला पर छोड़कर और एक हिस्सा फौज लेकर कुर्तबा का रुख किया। कुर्तबा
में अब्दुल मलिक बतौर गवर्नर मुकीम था। अब्दुल मलिक ने सलमान के आने की खबर सुनकर कतबा से कुछ फासले पर सलमान का इस्तकबाल तीरों शमशीर से किया। सलमान शिकस्त खाकर मरसिया की तरफ भाग गया और मुल्क में जा बजा लूट मार मचाता हुआ फिरने लगा। ये हालत देखकर सुल्तान हिशाम ने तला का मुआसरा पर एक सरदार को छोड़कर दारुल सुल्तानत कुर्तबा का अज़म किया था कि कुर्तबा में बैठकर सलमान की नकल हरकत की निगरानी और इसका बंदोबस्त बआसानी किया जा सके। अब्दुल्ला जब तूल मुआसरा से तंग आ गया तो इसने बिला शुबा और बिला जान की अमान तलब किए हुए अपने आप को सुल्तान हिशाम के कब्जे में देना गवारा कर लिया था। चुनांचे मुआसरीन की एक मुतमद निगरानी में कुतबा आकर दोबारा दरबार सुल्तानी में हाजिर हुआ। सुल्तान हिशाम ने खता माफ कर दिया और बड़ी इज्जत और मोहब्बत का बर्ताव किया और इस बात की सालिश करने के लिए अब्दुल्ला की तरफ से सुल्तान का दिल साफ है, इसको तला ही में जागीर देकर रुखसत किया। सलमान ने मरसिया में बहुत से आदमी को जमा कर लिया। सुल्तान ने अपने 9 उम्र बेटे हुक्म को फौज का सरदार बनाकर मुकाबला पर भेजा। दोनों फौजों का मुकाबला हुआ तो सुलेमान हुक्म से शिकस्त खाकर भाग गया। इसकी तमाम जमीयत मकतूल और मुंतशिर होगी। आखिर मजबूर होकर 2 बरस तक आवारा सरगर्दा रहने के बाद सन 174 हिजरी में सलमान ने सुल्तान हिशाम से माफी की दरखास्त की। सुल्तान हिशाम ने फौरन इसकी दरखास्त मंजूर की। इस भाई को अपने दरबार में नहायत इज्जत और तकरीम की मुकाम दिया और जगह दी। सलमान ने कहा कि मैं मुल्क उंदलस में अब रहना पसंद नहीं करता, मुझको अफ्रीका जाने की इजाजत दी जाए। हिशाम ने बखुशी इसको इजाजत दे दी और इसकी जागीर जो उंदलस में थी 70,000 मिशकाल सोने की एवज खरीद ली। सलमान अफ्रीका में पहुंचकर मुकीम हुआ और वहां अब्बासियों का एजेंट बनकर उंदलस को हमेशा खत खताबे के जरिए बगावत पर आमादा करता रहा। भाइयों की फितना से फरागत पाकर सुल्तान हिशाम ने 40,000 फौज मुरतब करके मुल्क फ्रांस पर हमला किया और तमाम जनूबी फ्रांस और शहर नारबोन को, जो अरसा तक सूबा बोनिया के मुसलमान गवर्नर का दार हुकूमत रह चुका था और मुसलमानों की खाना जंगी की वजह से अमीर अब्दुर्रहमान के जमाने में फ्रांसीसियों के कब्जा में था, फिर फतह कर लिया। यहां से बेक्यास माल और दौलत हाथ आया। वापसी में जब्बल अल बरतात के असाइयों से गुस्ताखाना हरकत मुहैया हुई। ये असाई रियासत मुसलमानों की कम अल्तफाकती असाइयों की चालाकी के सबब पहाड़ के गोशे में कायम हो गई थी। आज तक इस असाई रियासत ने कभी इस्लामी लश्कर का मुकाबला नहीं किया था, इसीलिए मुसलमानों ने भी इसके बावजूद अपने लिए मजर न समझा और इसको बाकी रखा था। अब जबकि इस्लामी लश्कर मुल्क फ्रांस को फतह करके और शारमीन को मुकाबले से भगाकर माफ माले गनीमत वापस हो रहा था, तो ईस्ट्रियास के असाइयों ने मुसलमानों की फौज के अकबी हिस्सा को इस तरह छेड़ना और लूटना चाहा जिस तरह उन्होंने शारमीन की फौज जबल और बरतात में लूट कर इसकी फौज बड़े बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया था। मगर शारमीन और हिशाम को फौजों में बड़ा फर्क था। सुल्तान हिशाम ने करतबा पहुंचकर सन 175 हिजरी में अपने वजीर यूसुफ बिन बख्त को इन पहाड़ी असाइयों की सरकोबी पर मामूर किया। यूसुफ बिन बख्त ने रियासत इस्ट्रियास पर हमला करके तमाम रियासत को तहबाला कर डाला। यह पहला मौका था कि इस्ट्रियास के असाइयों को मुसलमानों के मुकाबल होना पड़ा, मगर वो बहुत बुरी तरह हालात को बर्बाद हो गए और इनका हाकम बरमोडर गिरफ्तार कर लिया गया था। फतह के बाद इस पहाड़ी इलाकों को मुसलमानों ने अपने सुकूमत के नकाबले पाकर फिर इसी हाकम दे दिया और इससे इताअत और फरमा बरदारी और अदाए खराज का इकरार ले लिया था। जनूबी फ्रांस और ईसाई सूबों से जो मजाल गनीमत मुसलमानों के हाथ आया, इसका खम्स जो सुल्तान हिशाम की खिदमत में पेश किया गया वो 45,000 इशवियाँ थी। सुल्तान हिशाम ने ये तमाम रुपया मस्जिद कुर्तबा की तमीर तकमील पर खर्च किया। अब्दुल मलिक ने इस मुहिम में एक और अजीब हरकत की। जलकिया, एस्ट्रियास और अरबोनिया और जनूब फ्रांस से सरकश असाइयों को जो मैदान जंग में मुसलमानों ने गिरफ्तार किए थे, शहर नारबून में यह हुक्म सुनाया कि तुम्हारी रहाई इस तरह हो सकती है कि शहर नारबून के शहर पनाह को
گرا کر اس کے پتھر شہر قرطبہ میں پہنچاؤ۔ چنانچہ اس عیسائیوں نے شہر کے فصیل کے پتھروں کو قرطبہ پہنچایا۔ قرطبہ اور ناربون کے درمیان کئی 100 کوس کا فاصلہ تھا۔ راستے میں بہت سے دریاؤں پہاڑوں کی گھاٹیوں کو عبور کرتا تھا۔ ایک ایک قیدی نے ایک ایک چھوٹا پتھر اپنے کندھے پر رکھ لیا جو بڑے تھے۔ ان کو گاڑیوں میں لاد کر قیدیوں نے کھینچا۔ بعض متوسط درجہ کے پتھروں کو 2 آدمیوں نے ڈولی کی طرح باندھ کر اور ایک بانس یا لکڑی میں باندھ کر لٹکا کر اٹھایا۔ اس طرح شہر ناربون کی فصیل کی جس قدر پتھر یہ قیدی اٹھا سکتے تھے اٹھائے اور کوچ و مقام کرتے ہوئے شاہی دستہ فوج کی نگرانی میں قرطبہ تک لائے۔ ان پتھروں سے مسجد قرطبہ کی مشرقی دیوار کا ایک حصہ تعمیر ہوا۔ عبد الملک نے ان قیدیوں سے یہ مشقت لے کر ان کو حسب وعدہ رہا کر دیا تھا، اور عیسائی ریاستیں سزا دہی کے بعد اقرار اور اطاعت لے کر پھر عیسائیوں کے سپرد کر دی گئیں، کیونکہ ان شمالی اور پہاڑی علاقوں کو عرب سردار سرد آب و ہوا کے سبب پسند نہ کیا کرتے تھے اور زیادہ قیمتی نہ جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان شمالی صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی بہت ہی کم رہ گئی تھی۔ جنوبی اندلس میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی اور یہیں کے عیسائی باشندے بھی زیادہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ سلطان شام نے اپنے باپ عبد الرحمن بن معاویہ کی مسجد قرطبہ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے خصوصی توجہ صرف کی تھی۔ 175 ہجری میں سلطان ہشام نے اپنے بیٹے حکم کو صوبہ تعطیلیہ کا گورنر مقرر کیا۔ 176 ہجری میں قرطبہ میں دریائے وادی الکبیر کا پل از سر نو تعمیر کرا۔ یہ امیر سما نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں تعمیر کرایا تھا۔ اب سلطان ہشام نے اس کو پہلے سے زیادہ وسیع اور مضبوط خوبصورت بنوا دیا۔ جب یہ پل بن کر تیار ہوا تو سلطان کے کان میں کسی شخص نے یہ آواز پہنچائی کہ سلطان نے یہ پل اس لیے بنوایا تھا کہ اس کو شطح میں جانے و آنے کے لیے آسانی ہو۔ یہ سن کر سلطان نے مرتے وقت تک اس پر قدم نہیں رکھا، چونکہ عباسی ایجنٹ پوشیدہ طور پر اندلس میں اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ ادھر سلطان شام کا بھائی سلمان افریقہ مراکش میں بیٹھا ہوا مسلمانوں اور عیسائیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ شمال کی جانب شارلمین جو ہارون رشید سے دوستی پیدا کر چکا تھا اسی قسم کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ تو دوستو آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں اور کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی جگہ سے ہم بیان کرنا شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔